वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएलएड मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखने वाले हैं। देखेंगे क्या क्या है सिलेबस में और कौन कौन से टॉपिक कितने टफ हैं, कैसे तैयारी करना है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। यहाँ पे मैंने सिलेबस को ओपन कर रखा है, थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को। देखिए कितने ढेर सारे टॉपिक और थोड़ा अलग मैथ है थर्ड सेमेस्टर की। कैसे तैयारी करना है वो देख लेते हैं। पहला टॉपिक है अनुपात, समानुपात, अनुलोम तथा प्रतिलोम समानुपात। अनुपात, समानुपात, अनुलोम तथा प्रतिलोम समानुपात का अर्थ, उसी पे ही क्वेश्चन। ठीक, तो इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। अनुपात क्या होता है वो जानेंगे, समानुपात क्या होता है। अनुपात और समानुपात का निशान ये समान अनुपात, जैसे ये अनुपात दोनों समान हैं। वैसे तो अभी तो नहीं, अब शायद समान हो जाए, ये ऐसे करके समझेंगे। तो अनुपात, समानुपात, अनुलोम, प्रतिलोम, इनका अर्थ क्या है। ठीक है, चलो। समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों के गुणनफल में संबंध, तो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन वो हम लोग देखेंगे। इस तरीके के बाह्य पद और मध्य पदों के गुणनफल के बीच संबंध, इस तरीके के क्वेश्चन वो देखेंगे। इसके बाद में घातांक की अवधारणा, जैसे 3 की पावर 7 घातांक, आधार ये हो गया, घातांक 7 हो गया। इनकी अवधारणा, इससे संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद में लिखा है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। तो जैसे 35 है तो इसको हम लोग अभी 5 7 जा 35 इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे अगर कितना हो, 8 लिखा हो तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 8 को हम लोग 2 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि परिमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना, इस रूप में, ये रूप घातांक रूप कहलाता है 2 की पावर 3। तो हम लोग इस संख्या को, संख्या 8 को घातांक रूप में लिखें तो क्या होगा, 2 की पावर 3 होगा। ऐसे यहाँ पे परिमेय संख्याओं को अगर घातांक के रूप में लिखना हो तो वो इस तरीके से लिखेंगे, वो सीखेंगे हम लोग। घातांक की अवधारणा, घातांक क्या होता है वही जानकारी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो इसके बाद में सरल तथा चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना। 2 तरीके के ब्याज होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उस पे बेस्ड क्वेश्चन, इनके फार्मूले और क्वेश्चन देखेंगे। सरल ब्याज का सूत्र, चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र एवं अनुप्रयोग। ठीक, यहाँ पे अनुप्रयोग वाले क्वेश्चन। इसके बाद में बैंक की जानकारी, बैंक में खाता खोलना, खाता के प्रकार वो सीखेंगे। थोड़ा याद करना पड़ेगा खाता के प्रकार और कैसे खाता खोला जाता है, बैंक की जानकारी थोड़ी बहुत देनी होगी। 1-2 क्वेश्चन आते हैं 2-3 नंबर के। चलो, लघु गणक की जानकारी, घातांक में लघु गणक तथा इसका विलोम। लघु गणक के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो भी देखेंगे, बहुत ही सरल लगेगा ये टॉपिक। शेयर क्या होते हैं, लाभांश क्या होते हैं, समुच्चय कैसे लिखा जाता है, लिखने की विधियाँ, 2 विधियाँ होती हैं, रोस्टर विधि। और इसके बाद में वहाँ पे देखेंगे हम लोग कैसे रोस्टर विधि से लिखा जाता है, कैसे। इसके बाद में समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार का होता है हम लोग और भी जानेंगे। वैसे ये क्लास 11th मैथ का टॉपिक है, वहाँ पे समुच्चय हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। सीमित समुच्चय, असीमित समुच्चय, एकल रिक्त समुच्चय को हम लोग मंझले ब्रैकेट में संख्याओं के रूप में लिखते हैं। अगर एक ही संख्या पड़ी हो तो एकल समुच्चय कहलाता है। अगर कोई संख्या ना हो तो रिक्त समुच्चय कहलाता है। और अगर अंदर की संख्याओं को गिन ना पाओ, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्याएं लिख दी जाएं, उनको कभी गिन नहीं सकते। 6 के बाद 7 आएगा, ऐसे कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसको असीमित समुच्चय पढ़ा जाएगा। रिक्त समुच्चय क्या, जिसके अंदर कोई भी तत्व ही ना हो, तत्व बोला जाता है, एलिमेंट ना हो जिसके अंतर्गत, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी
एलिमेंट ना हो, ऐसे ही केवल मंझले ब्रैकेट लगे हों, तो इस समुच्चय को हम लोग रिक्त बोलते हैं। एकल समुच्चय क्या होता है? जिसके अंतर्गत केवल एक ही तत्व हो, एकल समुच्चय कहलाता है। सीमित समुच्चय, तो ये एक सीमित है क्योंकि इसके अंदर की संख्या को हम लोग गिन पा रहे हैं, एक ही है, लेकिन जिनको हम लोग गिन नहीं सकते, अंदर की संख्याओं को नहीं गिन सकते कि कितनी संख्याएं हैं, तो वो असीमित समुच्चय में रखा जाता है। तो ऐसे समुच्चय के प्रकार सीखेंगे। समुच्चय का संघ क्या होता है, अंतर क्या होता है, सर्वनिष्ठ क्या होता है। तो संघ दो समुच्चयों को जोड़ना, अंतर समुच्चयों को घटाना, सर्वनिष्ठ दोनों में कॉमन क्या है वो सीखेंगे। तो समुच्चय बहुत ही सरल टॉपिक लगेगा, ऐसे ही मतलब इसी पे ही बेस्ड है और काफ़ी इजी है और इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। चर राशियों का गुणनखंड, तो बीजगणित यहाँ से शुरू होती है। चर राशियों का गुणनखंड, दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यंजकों का गुणनखंड, द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड। तो यहाँ पे गुणनखंड करना सीखेंगे, x² माइनस 5x प्लस 6 ऐसे करके। चलो, बीजगणितीय व्यंजकों के एक पदी द्विपदीय व्यंजकों से भाग। तो जब इसी को हम लोग अगर भाग करने लगें तो ऊपर वाले के टुकड़े कर लो और एक टुकड़ा कट जाएगा, दूसरा टुकड़ा आंसर में आ जाएगा। वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। ये बीजगणित का पोर्शन मैक्सिमम लोगों को टफ लगता है, लेकिन हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, फ़ोटो भेज के उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य कैसे निकाले जाते हैं, वर्गीकृत आंकड़े दो प्रकार के, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो अवर्गीकृत के लिए हम लोग पढ़ेंगे माध्य का बहुलक। ठीक, बहुत ही इजी लगेगा। और इसके बाद में आयतन एवं धारिता की संकल्पना तथा इकाई। ठीक है, आयतन कैसे निकाला जाता है और इसका मात्रक क्या होता है वो देखेंगे। घन घनाभ क्या होते हैं, इनका आयतन और इनका संपूर्ण पृष्ठ के फार्मूले क्या होते हैं। घन का आयतन और घन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला, घनाभ का आयतन और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। वृत्तखंड क्या होता है और त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में अंतर और इन पे बेस्ड क्वेश्चन वो पढ़ेंगे। फिर वृत्तखंड का कोण वो देखेंगे हम लोग, उसके बारे में जानकारी लेंगे। वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर बने कोण का संबोध एवं इसका पारस्परिक संबंध। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और वृत्त के केंद्र तथा परिधि पर बने कोण का संबोध तथा इसका संबंध देखेंगे। फिर वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है। तो वृत्त बनाएंगे और वहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से छेदक रेखा होती है, स्पर्श रेखा होती है, और स्पर्श बिंदु जानेंगे। स्पर्श बिंदु क्या होता है, बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग इससे रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। ठीक, तो जहाँ पे स्पर्श रेखा खींची जाती है ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। यही स्पर्श रेखा होती है। रेखा में दोनों ओर तीर के निशान लगे होते हैं, तो तीर के निशान अवश्य लगाने हैं। कैसे खींची जाती है स्पर्श रेखा वो बताएंगे। छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त पर दिए हुए बिंदुओं से स्पर्श रेखा खींचना। तो इस वाले बिंदु से ये स्पर्श रेखा जाएगी। यहाँ पे अगर बिंदु रखा जाए तो स्पर्श रेखा किस तरीके से जाएगी वो, देखो ये तो छेदक रेखा हो जाएगी। स्पर्श रेखा कैसे जाएगी, जो स्पर्श करे उसी बिंदु पे जहाँ से खींची जा रही हो, तो कैसे खींचनी है वो बताया जाएगा जब टॉपिक आएगा। आप ये स्पर्श रेखा खींचना और खींचने को आती भी हैं सिलेबस में, तो सिलेबस थोड़ा टफ है थर्ड सेमेस्टर का, और उसकी तैयारी अच्छे से करिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर करिए और वीडियोस को देखिए। और जब लगने लगे कि हाँ तैयारी हो गई है तभी शांत बैठिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है थर्ड सेमेस्टर में।
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।